जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे क्या नाम होता है, प्रकाश। प्रकाश में कक्षा 10 का जो प्रकाश चल रहा है इसमें इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने देखा था कि अपवर्तन क्या होता है और आयताकार ग्लास स्लैब से अपवर्तन कैसे होगा और अपवर्तनांक क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे, अपवर्तन का नियम देखेंगे तथा कुछ प्रश्न देखेंगे ना। कुछ प्रश्न देखेंगे जो एनसीईआरटी की किताब में बीच में प्रश्न दिए जाते हैं। पेज नंबर 194 पे दिया गया जो प्रश्न दिया गया है, उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। सरसरी नजर से देखते हुए चलेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। परावर्तन के नियम तो आप देख चुके हो। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? दी गई तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण के साइन माने ज्या ना। दी गई तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण के साइन माने साइन आई ना। आपतन कोण, आई क्या होता है? आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन। आर क्या होता है? अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है ना। इसको बराबर हम लोग क्या बोल देते हैं? नियतांक बोलते हैं। नियतांक होता है ना, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कितना होता है? नियतांक होता है। इसके दो नियम होते हैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ये पहला नियम होता है कि दी गई तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या या आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को हम लोग, क्या अनुपात जो होता है नियतांक होता है। ये पहला नियम होता है। इस नियतांक को हम लोग n अक्षर से क्या करते हैं? शो करते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक इसको कहते हैं ना। पहला नियम होता है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम वही था जो उसमें था कि क्या होता है, जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण, और ये क्या होती है? अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब। आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों कहां होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। नहीं, बोर्ड पे भी है, एक ही तल पर होते हैं। ये दो नियम होता है ना। कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या होते हैं अपवर्तन के नियम, कितने होते हैं, तो नियमों को लिखो ना। या आपसे खाली ये पूछ लिया था स्नेल का नियम क्या है, तो अपवर्तन के पहले नियम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? स्नेल का नियम भी बोलते हैं ना। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं हम लोग। स्नेल का नियम ना, ये स्नेल का नियम होता है। स्नेल का नियम भाई आपसे पूछेगा तो आप यही लिखेंगे, जो पहला नियम है वही लिखेंगे कि दी गई तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। उस नियतांक को हम लोग बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं ना। अगर क्या हो रहा है, प्रकाश माध्यम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, तब हम लोग क्या लिखते हैं? जो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक को हम लोग कैसे शो करेंगे? माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई बटे साइन आर, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अगर मान लीजिए प्रकाश क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए दो माध्यमों को क्रॉस कर रहा है ना, माध्यम 1, माध्यम 2 और यहां पे माध्यम 3 है ना। 3 नहीं, माध्यम 2 से फिर मान लीजिए कहां जा रहा है? माध्यम 1 में ही चला जा रहा है ना। इधर भी माध्यम 1 है, इधर भी माध्यम 1 है। तब क्या यहाँ पे होगा? प्रकाश किरणें यहां से यहां आएंगी, फिर यहां से यहां चली जाएंगी ना। तो यहां पे देखो क्या होगा, अगर मान लीजिए ये एयर है, ये ग्लास है, ये फिर एयर है ना, तो यहां पे क्या होता है? ये कोण आई होगा, ये कोण आर होगा, ये कोण फिर क्या हो जाएगा? आर होगा, ये कोण क्या हो जाता है? आई। पीछे वाले वीडियो में हम इसको समझा चुके हैं कैसे होता है। यहाँ पे स्नेल का नियम अगर हम लोग पहले दूसरे माध्यम के लिए लगाएंगे
तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। साइन आई अपान होता है साइन आर होता है, साइन आई अपान साइन आर। और फिर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, फिर दो माध्यम से दूसरे माध्यम से कहां जा रहा है प्रकाश, पहले माध्यम में जा रहा है, तो n2 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा। अब देखो आई की जगह कौन है, आपके कोण की जगह कौन है, ये है आर, तो साइन आर अपान साइन आर अपान क्या हो जाएगा, साइन आई ना, ये निर्गत कोण होता है। इन दोनों का गुणा जब हम लोग करेंगे, दोनों का गुणा जब करेंगे तो n12 इंटू n21 बराबर कितना हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई अपन साइन आर इंटू साइन आर इंटू साइन आर अपन क्या हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा, साइन आई। साइन आर से साइन आर क्या हो जाएगा, कट, साइन आई से साइन आई कट, कितना होगा 1, इसलिए n12 इंटू n21 इक्वल टू कितना होगा 1, या इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं, या n12 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है 1 अपान दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है ना। इस फार्मूले को याद करके रखेंगे, कभी कभी क्या होता है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है ना। एयर और ग्लास के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, फॉर एयर एंड ग्लास, फॉर एयर एंड ग्लास, एयर एंड ग्लास के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एयर से कहां जा रहा है, ग्लास में, यानी देखो NaG, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, एयर के, हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा 1 अपान n GA हो जाएगा, नहीं NGA हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, GA ऐसे लिखेंगे। कभी भी आप ऐसे NGA ऐसे नहीं लिखेंगे ना, इसको कैसे लिखेंगे, N यहाँ पे G लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम लोग। चलिए ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 2 मीडियम के लिए, 2 मीडियम के लिए हो गया। अगर मान लीजिए 3 मीडियम के लिए दिया गया है, जो आपका प्रकाश है 3 मीडियम में जा रहा है, एक मीडियम और यहाँ पे बना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, ये रूल कैसे लिखेंगे। फिलहाल आपके एनसीईआरटी के बुक में 2 मीडियम के लिए है, लेकिन अगर 3 मीडियम के लिए हो तो क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 3 मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, फिर क्या है 1 है ना, तो 1 से आ रहा है 2 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, 3 से कहां जा रहा है, फिर 1 में आ जा रहा है ना। ये क्या है, मान लीजिए इसका जो अपवर्तनांक है, ये मान लो क्या है आपका, ग्लास है ना, ये मान लीजिए एयर, सॉरी ये आपका वाटर है, वाटर, यानी क्या होगा, इसका अपवर्तनांक इससे क्या होगा, कम होगा। देखिए इसका कम है इससे, और इसका कम होगा इससे, और इसका जो होगा इससे क्या होगा, अधिक होगा ना। यानी एयर इधर, अगर मान लीजिए एयर से आ रहा है, ये एयर से आ रहा है, वाटर में गया, वाटर से कहां गया, ग्लास में गया, ग्लास में गया, फिर ग्लास से फिर कहां आ गया, एयर में। तब हम लोग कैसे लिखेंगे, उस रूल को फॉलो कैसे करेंगे, यहां पे हो जाएगा, देखिए n1 से कहां जा रहा है, 2 में, 1 से 2 में, इंटू क्या लिखेंगे, 2 से कहां जा रहा है, 3 में, n2 3, यानी कि 2 के सापेक्ष 3 का अपवर्तनांक, फिर 3 से कहां जा रहा है, 1 में, n3 1 ना, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 ना। तो इस रूल को हम लोग फॉलो करते चले जाएंगे ना, इस रूल को फॉलो करेंगे। अब यहां पे आपको क्या नाम होता है, इसके ऊपर आपको सवाल लगाने के लिए आता है। फिलहाल
सवाल जब आएगा तो हम लोग देखेंगे ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। क्वेश्चंस जो आपके बीच में, किताबों के बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं, पेज नंबर 194 पे है, 194 पे है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। 194 देखिए, बोर्ड परीक्षा में अगर आपको नंबर लाना है, बढ़िया नंबर लाना है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके क्या होने चाहिए, परफेक्टली तैयार होने चाहिए ना। तो जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो या बीच वाले जो क्वेश्चन अभ्यास के दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, बढ़िया से रिपीट करेंगे ना। चलिए ठीक है, देखते हैं 194 पेज नंबर है 194। इसमें जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसको देखते हैं। लिखा है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। नहीं, वायु से कहा जा रही है जल में। पहला क्वेश्चन इसका है, वायु से कहा जा रही है जल में ना, यानी ये क्या हो गया, विरल हो गया, और ये क्या हो गया, सघन हो गया ना? विरल हो गया, सघन हो गया, गमन करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। देखिए, अब यहां पे जब प्रकाश क्या होगा, मान लीजिए प्रकाश कहां से, वायु से आ रहा है, तो जब विरल से आ रहा है, विरल से कहां जा रहा है, सघन में। जब विरल से सघन में जाता है, विरल से सघन में जाता है, तभी आप पीछे पढ़े हैं क्या होता है, ये अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है ना। ये अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। क्यों झुक जाएगा, क्योंकि यहां आने पर विरल में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। देखिए, हम बताए नहीं थे, इसको ध्यान रखिएगा कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, न्यूनतम होती है। प्रकाश कम होने के कारण ये क्या होती है, अभिलंब की तरफ थोड़ा सा क्या होती है, झुक जाती है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। इसका रीजन क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। क्यों, क्योंकि विरल से सघन में जाने पर उनका जो चाल होता है, प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रकाश की चाल कम होने के कारण अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1/5 अपवर्तनांक के कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। देखिए, वायु से कहां जा रहा है, कांच में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है ना। तो यानी क्या दिया है, अपवर्तनांक दिया है। ग्लास का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास का अपवर्तनांक दिया है एयर के रिस्पेक्ट में ना, यानी हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक दिया है 1.50 दिया है ना। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल यानी VG बराबर है, ग्लास में प्रकाश की चाल लिखा है कितनी है, ये बताना है आपको ना। और क्या लिखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया गया, यानी C का मान आपको दिया गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ना, मीटर प्रति सेकेंड दिया गया ना। चलो ठीक है, अब हमको क्या निकालना, VG का वैल्यू निकालना है। अब चूंकि आप जानते हो ना, क्या जानते हो, किसका अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, ग्लास का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष बराबर होता है VA अपान कितना होता है, VG होता है। यानी एयर में प्रकाश की चाल बटे ग्लास में प्रकाश की चाल, तो एयर में प्रकाश की चाल कितनी है, ये है 3 × 10⁸। यहां पर हम लोग C लिख सकते हैं ना, पीछे जैसा लिखा गया था, और यहां पर जाएगा VG, और इसका मान कितना लिखा है 1.4, therefore 1.50 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ अपान कितना हो जाएगा VG। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, या इसकी जगह पे आएगा तो ये इसकी जगह पर पहुंच जाएगा ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं या VG यहां पे आएगा, VG इक्वल्स, ये इसकी जगह चला जाएगा 3 × 10⁸ अपान हो जाएगा 1.50। तो बराबर कितना करेंगे हम लोग, ये 0 रखें या ना रखें, क्योंकि
जीरो का कोई महत्व नहीं होता। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव ऊपर, दशमलव खत्म करने के लिए हम लोग एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। 30 गुणे 10 घाते 8 बटे कितना हो जाएगा 15, 15 दूना 30 बराबर 2 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा 8 ना। अब देखिए जब हवा से कहा जा रहा है प्रकाश, हवा से ग्लास में जब जा रहा है तो हवा में उसका चाल कितना था 3 गुणे 10 घाते 8, जब ग्लास में गया कितना हो गया 2 गुणे 10 घाते 8, यानी प्रकाश की चाल क्या हो गई कम हो गई ना, तो इतना मीटर पर सेकंड होगा। चलिए ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। अब उसी में आप देख लेना है अधिकतम प्रकाशिक घनत्व किसका अधिक होता है, प्रकाशिक घनत्व जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका प्रकाशिक घनत्व क्या होगा अधिक ना, अधिक अपवर्तनांक वाले अधिक अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ में प्रकाशिक घनत्व क्या होगा अधिक होगा, में प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा, प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा। अभी आप लोग देखे थे किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक था, या बुक से आप फिर से देख लीजिएगा, पीछे बताए हैं हीरे का था, नहीं हीरे का था कितना था 2 पॉइंट कुछ था, नहीं 2.42 था, 2.42 था ना, तो हीरे में प्रकाशिक घनत्व क्या होगा अधिक होगा। ठीक, और क्या पूछा इसमें, इनमें से किसने प्रकाश सबसे अधिक तीव्र न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात करो। तो न्यूनतम किसका था एयर का था ना, न्यूनतम किसका था, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व किसका हो जाएगा एयर का, प्रकाशिक घनत्व किसका होगा एयर का होगा, एयर का ना। चलो ठीक है, हवा का। चौथा क्वेश्चन आपका लिखा है इसमें, देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा। केरोसिन दिया है, तारपीन दिया है, तारपीन का तेल दिया है, जल दिया है। तो देखो केरोसिन का जो होता है अपवर्तनांक, केरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.4 ना, केरोसिन का होता है, केरोसिन अभी आंसर आप खुद जान जाओगे ना, केरोसिन का होता है 1. कुछ को आप याद करके रखेंगे ना, 1.44 होता है ना केरोसिन का। तारपीन का होता है, तारपीन का होता है 1.47 होता है। तारपीन है, केरोसिन है, और क्या है जल का तो पता है, जल का कितना होता है 1.33 होता है, कितना होता है 1.33 ना, 1.33। अब ये पूछा गया है कि बताइए प्रकाश की चाल, प्रकाश इसमें से अधिक तीव्र गति से जाएगा, तो जिसका अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा अधिक होगा, उसमें प्रकाशिक घनत्व क्या होगा अधिक होगा, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी जाएगा, होती है। तो अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ में प्रकाश क्या होगा न्यूनतम चाल से जाएगा, न्यूनतम चाल से जाएगा, और कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ में प्रकाश क्या होगा तीव्र गति से जाएगा। कम किसका है 1.33 है ना, तो 1.33 यानी कि जल का अपवर्तनांक क्या है सबसे कम है ना। जब जल का अपवर्तनांक कम है तो वहां पे क्या होगा प्रकाश की चाल क्या होगी अधिकतम होगी, प्रकाश की चाल अधिकतम। घनत्व से ऐसे आप समझ लीजिए, घनत्व माने मान लीजिए कि कहीं पे मेला लगा हुआ, भीड़ भाड़ बहुत अधिक है ना, भीड़ भाड़ अधिक है, और एक जगह पे क्या है खाली स्थान है, कुछ एक लोग हैं, कुछ एक लोग हैं, वहां पे कम लोग हैं, तो आप किसमें से अधिक तेज दौड़ेंगे, जहां घनत्व अधिक होगा, बात समझ में आ रहा है ना, जहां घनत्व अधिक होगा वहां आप धीरे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, भीड़ अधिक रहेगी, नहीं भीड़ को फाड़ के नहीं जा पाएंगे आप। लेकिन जहां पे भीड़ भाड़ कम होगा यानी घनत्व क्या होगा, घनत्व क्या होगा, क्या नाम होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होगा जहां पे कम होगा घनत्व, प्रकाश की घनत्व क्या होगा कम होगा, वहां पे आप तेजी से भागेंगे। तो यानी जहां अपवर्तनांक कम होगा वहां प्रकाश अधिक तीव्र से जाएगा,
जहां अपवर्तनांक अधिक होगा वहां प्रकाश क्या करेगा, धीरे जाएगा। साधारण सी बात है। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो सबसे अधिक किसमें होगा, प्रकाश जल में। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होगी, जल में होगी। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? देखिए, जो चौथा लिखा है, चौथा पचवा है, पचवा नहीं पचवा है। थोड़ा इस क्वेश्चन को आप देख के रखेंगे, इस क्वेश्चन को देख के रखिएगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना है, वह 2.42 है ना। हीरे का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के। इसको लिखेंगे अपवर्तनांक किसका, हीरे का किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक ना, NAD बराबर लिखा है 2.42। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसको आप ऐसे दो तरीके से बता सकते हो। पहला तो देखो NAD बराबर लिख सकते हैं VA अपान कितना, VD लिख सकते हैं ना, या C अपान हम लोग क्या लिख सकते हैं, VD लिख सकते हैं ना, VD। मतलब क्या होगा, हवा में प्रकाश की चाल, अब ये कितना दिया है, बराबर लिखा है 2.42 ना। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, आंसर आप लिखोगे कि इसका अर्थ क्या हुआ, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ हुआ कि हवा में प्रकाश की चाल तथा डायमंड माने हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना आएगा, 2.42 होता है ना। हवा में प्रकाश की चाल तथा डायमंड यानी हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना होता है, 2.42 होता है। अथवा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C बराबर कितना होगा, 2. देखो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हम लोग कर रहे हैं, इसका इसमें। देखो दूसरा मेथड हम लोग क्या बता रहे हैं कि ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 2.42 इंटू VD। मतलब क्या हो गया कि जो हवा में प्रकाश की चाल होगी, हवा में प्रकाश की चाल या तो आप ऐसे कर दें, देखो ऐसे कर दें और बढ़िया रहेगा आपको। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, आपको एक इसको मिटा के हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसको ऐसे कर दें, VD बराबर कितना हो जाएगा, VD बराबर हो जाएगा, VD बराबर C अपान कितना हो जाएगा, 2.42 ना, इतना मीटर प्रति सेकंड होगा ना। मतलब क्या हो गया कि जो डायमंड प्रकाश की चाल होगी वो हवा में प्रकाश की चाल की 1/2.42 गुना होगी ना, 1/2.42 गुना होगी। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिखें, या तो आप क्या करें, ऐसे लिख दें कि क्या नाम होता है, हवा में प्रकाश की चाल तथा क्या नाम होता है, डायमंड में हीरे में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा 2 कितना होगा, 42 होगा। इसका अर्थ यही होता है ना। तो चाहे जैसे आप कर सकते हैं इसको ना। चलिए ठीक है, ये लगभग सारे क्वेश्चन हो गए ना, सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग देखते हैं देखिए क्या चीज देखते हैं, लेंस ना। लेंस क्या होता है ना, सब लोग जानते हो ना लेंस क्या होता है। लेंस जो होता है अपवर्तन की क्रिया पर आधारित एक यंत्र होता है ना। चलो ठीक है, देखते हैं लेंस। नहीं, लेंस क्या होता है ना। तो बाइक में हो सकता है आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस किसे कहते हैं, हम लोग लेंस आप लोग देखे होंगे। लेंस में क्या होता है, दो पारदर्शी पृष्ठ होते हैं ना, दो पारदर्शी वक्र पृष्ठ होते हैं। जब दो पारदर्शी वक्र पृष्ठों को, अथवा एक वक्र पृष्ठ रहे और एक क्या रहे, समतल पृष्ठ रहे, बात समझ में आ रही ना। जब दो पारदर्शी वक्र पृष्ठ, या तो दोनों वक्र हो ऐसे जुड़े हो, या तो दोनों ऐसे जुड़े हो, या तो एक वक्र हो एक क्या हो, समतल हो ना। तो जुड़ा हुआ जो ये भाग होता है उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो डिफिनेशन कैसे लिखोगे आप, डिफिनेशन लिखेंगे दो पारदर्शी वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए भाग को, ये जो पूरा पार्ट होगा ना, हम लोग क्या कहेंगे, लेंस कहते हैं। लेंस, अब जो दो पार्ट जुड़ते हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये दो पार्ट जो जुड़ते हैं इनको हम लोग देखो
पीछे एक पदार्थ आया था जिसका नाम था कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम ना, तो कनाडा बाल्सम नामक सीमेंट से हम लोग जोड़ते हैं इनको वो भी क्या होता है, कनाडा बाल्सम जो सीमेंट होता है वो भी क्या होता है, पारदर्शी होता है। उस सीमेंट से इसको हम लोग दोनों पृष्ठों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। या तो ऐसे जोड़ें या तो क्या करें, ऐसे जोड़ दें, अथवा एक ऐसे जोड़ें एक ऐसे जोड़ें, अथवा एक ऐसे जोड़ें एक समतल इधर से जोड़ें ना। तो कई तरह के लेंस होते हैं, लेंस कई तरह के होते हैं। तो डिफिनेशन आप लोग ले लीजिएगा कि दो पारदर्शी वक्र पृष्ठ अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं ना। चलिए ठीक है, तो लेंस का डिफिनेशन आप लोग क्या करेंगे, याद करके रखेंगे ना। ठीक, अब लेंस के प्रकार देखो, लेंस का डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा ना। लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस के प्रकार इनका कितना होता है, बहुत होता है ना। लेकिन आपको क्या करना है, हाई स्कूल में केवल 2 ही लेंस पढ़ना है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। फिलहाल डिफिनेशन में मैंने बताया था कि देखिए, या तो क्या करें, 2 वक्र पृष्ठों को हम लोग इस तरह से जोड़ दें, या तो दोनों वक्र पृष्ठों को इस तरह से जोड़ दें, इस तरह से जोड़ दें, 2 वक्र पृष्ठों को इस तरह से जोड़ दें, इस तरह से जोड़ें, या एक वक्र पृष्ठ हो और एक क्या हो, समतल पृष्ठ हो, इस तरह से जुड़े हो, अथवा एक ऐसे हो एक ऐसे हो, ऐसे जुड़ा हो, या तो दोनों वक्र पृष्ठ ऐसे जुड़े हो, इस तरह से जुड़े हो ना। तो इस तरह से लेंस क्या होते हैं, कई प्रकार के हो जाते हैं ना, लेंस कई प्रकार के हो जाते हैं। तो यहां पे क्या करना है आपको, लेंस बहुत से प्रकार के होंगे ना, हमको खाली देखना क्या है, देखिए ये जो हो जाएगा उत्तल समतल लेंस हो जाता है या समतल उत्तल लेंस कह दें। ये क्या होता है, अवतल समतल लेंस हो जाता है। ये देखिए इधर से क्या है, दबा है ना, तो इधर से दबा है, ये अवतल है, इधर उठा है, उत्तल है ना, अवतल उत्तल लेंस होता है। तो लेंस कई प्रकार के होते हैं, अवतल उत्तल लेंस, इसको हम लोग अवतल समतल लेंस, उत्तल समतल लेंस, इसको अवतल लेंस, इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। फिलहाल हमको क्या करना है, 2 ही लेंस के बारे में पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हमको याद नहीं रहता है उत्तल कौन है अवतल कौन है ना। अवतल लेंस, अवतल लेंस, लेंस देखिए, तो क्या करेंगे, उत्तल मीन्स होता है उच्छल, आप दिमाग में बना के रखिएगा, उत्तल लेंस उच्छल लेंस। उच्छल लेंस माने जिसके दोनों पृष्ठ क्या रहेंगे, उठे रहेंगे, उसे हम लोग उच्छल लेंस यानी उत्तल लेंस कह देंगे। अवतल लेंस जब ये उच्छल है तो निश्चित अवतल कहा जाएगा, दोनों पृष्ठ क्या होंगे, दबे होंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, दिमाग में सोच के रखेंगे, हम लोग पहचानेंगे कैसे ना, उत्तल अवतल को हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे, या इसका डिफिनेशन आप लोग याद करके रखेंगे। उत्तल लेंस का डिफिनेशन कैसे याद करके रखेंगे, अवतल लेंस का डिफिनेशन कैसे याद करके रखेंगे। किताब में जो आपके लिखा गया है, उत्तल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस होता है जो किनारों पे पतला होता है, देखिए किनारों पे पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा। डिफिनेशन लिख लीजिएगा, उत्तल लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस ऐसा लेंस होता है जो किनारों पे पतला होता है, बीच में मोटा होता है। किनारों पे पतला, किनारों पर पतला होगा, बीच में मोटा होगा ना। और इसमें क्या करेंगे, अवतल लेंस में क्या होता है, किनारे पर मोटा होता है, बीच में पतला, किसी का उल्टा ना, किनारे पर पतला, किनारे पर मोटा और बीच में क्या होता है बीच में पतला होता है ना, बीच में पतला। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, उत्तल और अवतल लेंस को लिख लेंगे, डिफिनेशन इनका लिख लेंगे ना। अब इन लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषा है। देखो एक चीज क्या होता है, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को अगर हम लोग क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये किरणों को क्या करता है, एक जगह ऐसे इकट्ठा कर देता है ना। अगर उत्तल लेंस को सूर्य की तरफ करके और नीचे कागज को रखा जाए, नीचे कागज को रख दिया जाए और कुछ देर तक ऐसे रख दिया जाए, तो वो क्या होगा, जो कागज होता है एक जगह, देखिए जब यहाँ पे तीक्ष्ण बिंदु बनने लगेगा, उस अवस्था में अगर रख दिया जाए कुछ देर तक, तो कागज क्या होता है, सुलगने लगता है। सुलगते धीरे अचानक उसमें क्या लग सकती है, आग भी लग सकती है ना।
लग जाती है। अगर कुछ देर उसी स्टेज में हम लोग रख दें, इधर उधर हिला में ना, तो उसमें क्या होगा, आग लग जाएगा। इसलिए क्या होता है, ये प्रिकॉशन लिखा रहता है, आपको चेतावनी लिखा रहता है, जो लेंस के बॉक्सेस होते हैं उन पे चेतावनी लिखा रहता है कि कृपया करके सूर्य को लेंस को सूर्य की तरफ करके आंख से ना देखें ना, क्योंकि अगर हम लोग क्या करेंगे लेंस को सूर्य की तरफ अगर करके हम लोग देखेंगे तो वो जो तीक्ष्ण बिंदु कागज पे बन रहा था वो हमारी आंख में बनने लगेगा। आंख में बनने लगेगा, जलन बहुत तगड़ा होगा, जलन हो सकता है, आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है, इतनी ज्यादा उष्मा वहां पे हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो कदापि ऐसा न करें, लेंस को लेकर के कभी भी सीधे आप क्या करें, सूर्य को ना देखें ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग ना तो किसी को देखने दें। तो ठीक है ना। उत्तल लेंस, अब देखिए एक चीज और पूछा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अभिसारी ना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं? अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अभिसारी लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस ना क्यों कहते हैं इसको? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं ना, या अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल को कहते हैं अपसारी, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी को अपसारी क्यों कहते हैं? अपसारी लेंस क्यों कहते हैं ना, या डाइवर्जिंग लेंस इसको कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस इसको क्यों कहते हैं? इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे ना। अभिसारी माने क्या होता है? इकट्ठा करना ना, चीजों को इकट्ठा करना, अभिसरित करना। अपसारी मीन्स क्या होता है? फैलाना ना। जैसे कहा जाता है नहीं, गांव में कहा जाता है कि पांव को पसार कर सो ना, या पांव उतना पसार जितना आपका क्या हो, चादर हो, है ना। एक दोहा कहा गया है कि पांव को उतना पसारिए जितना आपका चादर है। पसारना माने क्या होता है? फैलाना ना। तो पसारना माने होता है फैलाना। उसी से आप देखो, इनको याद करके रखेंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एक जगह लेके क्या करता है? इकट्ठा कर देता है। इनके ऊपर जितनी भी किरणें पड़ेंगी उन किरणों को क्या करता है? एक जगह ऐसे क्या करता है? इकट्ठा कर देता है, यानी एक तीक्ष्ण बिंदु बना देता है ना, तीक्ष्ण बिंदु बना देता है। यह किरणों को एक जगह ला करके इकट्ठा कर देता है ना, एक जगह अभिसरित कर देता है किरणों को। इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं ना। अभिसारी लेंस इसीलिए कहते हैं इसको, समझ जाओगे ना। किरणों को क्या करता है? एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? मान लो पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एक जगह क्या करता है? इकट्ठा कर देता है, अभिसरित कर देता है ना, कन्वर्ज कर देता है। इस कारण से कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। दूसरा होता है अपसारी लेंस। पसारना माने क्या होता है? फैलाना। तो अपसारी लेंस क्या होता है? अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या काम करता है? प्रकाश की किरणों को पसार देता है। पसार देता माने फैला देता है। इस तरह से प्रकाश की किरणों को फैला देता है ना। इस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। ये किरणों को ऐसे फैला देता है, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्स कर देता है ना, किरणों को डाइवर्स कर देता है, फैला देता है। इस कारण से हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। तो डिफिनेशन लिख लेंगे ना। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है, या मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ क्या करता है? फैला देता है ना। इस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, इन शेष परिभाषाओं को हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्या हो गया, ज्यादा लेंदी हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर अलग चीजों के साथ। जो चीजें बची हुई हैं उनको हम लोग देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।